सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स का अब सीजन 3 खत्म होने वाला है, जिसके बदले में मैं एक न्यू सीरीज को स्टार्ट कर चुका हूं और उसको देखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो जैसे कि हमने द लैंड ऑफ मिरेकल्स सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जैसे ही डेव और माइक सभी के सभी डीमंस को हरा चुके होते हैं, तो उन दोनों को ये लगने लगता है कि अब शायद फाइनली उन लोगों के ऊपर से ये डीमंस का खतरा टल चुका होगा। लेकिन असल में तो यहाँ पर एक और डीमन बचा हुआ होता है जिसका नाम होता है डीमन बेइदो, और वो उसी चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए कहता है जो कि डीमन शेन ने इन लोगों के सामने रखा था। लेकिन माइक उससे कह देता है कि अगर तुम इस बैटल को हार जाते हो तब तुम और तुम्हारे डीमंस 10 सालों तक यहाँ पर नहीं आएंगे। जिसके बाद फिर उन लोगों के बीच की काफी खतरनाक फाइट भी शुरू हो गई थी और हमारे इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम उसी सीन से ही होती है, जहाँ पर अब डीमन बेइदो एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर देता है डेव और माइक के ऊपर, जिसकी वजह से फिर डेव को अचानक से ही अपनी पुरानी यादों के कुछ विजन्स आने लगते हैं। उसको सबसे पहले दिखाई देता है एक बहुत ही विशालकाय बर्फीला तूफान, और ये वही जगह होती है जहाँ पर डेव के गॉडफादर को वह मिला था। जिसके बाद फिर वो मैजिक डोमेन के बच्चों के साथ में भी रहकर बड़ा होने लगा था, और वहाँ पर रहने वाले उसके सभी के सभी साथी भी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हुए थे, क्योंकि उन्हें ये कहानी बताई जाती है कि जब गॉडफादर बर्फ के तूफान में इधर उधर भटक रहे थे तब जाकर मिला था उन्हें एक छोटा सा बच्चा, और वही आगे चल के बनता है डेव। डेव को याद आता है कि जब उसको बुक ऑफ प्रोफेसी के द्वारा चुना गया था तो उस वक्त से उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल चुकी थी, और साथ ही उसको अपने सारे के सारे इमोशनल पल्स याद आने लगते हैं कि वो कब और कैसे माइक से मिला, उसके साथ में और क्या क्या हुआ, और किस तरीके से गॉडफादर ने एक अनजान अनाथ बच्चे को अपना लिया था। रियल टाइम में माइक डेव को आवाज लगा रहा होता है कि भाई जाग जाओ, लेकिन डेव के मन में तो अभी भी वो सभी के सभी विजन्स दौड़ रहे थे। जब माइक काफी देर तक चिल्लाते रहता है कि भाई जाग जाओ वरना हमें दिक्कत हो जाएगी, तब जाकर डेव उन खतरनाक से विजन्स में से बाहर निकलता है। देखता है कि डीमन बेइदो के एक बहुत ही पावरफुल अटैक को माइक ने अकेले ही रोक कर रखा हुआ था, इसीलिए फिर वो तुरंत ही उस विजन से जाग जाने के बाद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को माइक को देने लग जाता है, जिससे कि माइक के पास में काफी एनर्जी आती है। लेकिन डीमन बेइदो एक और पावरफुल अटैक करके उसको काफी दूर भी फेंक देता है, जिससे कि फिर वो दोनों हिट जाकर गिरते हैं बैटल फील्ड में। और इस फाइट को बड़ी ही चिंता के साथ में थंडर सिटी के लोग देखे जा रहे थे, क्योंकि अब ये अभी तक का सबसे खतरनाक बैटल होने वाला था डेव और माइक और इस डीमन के बीच का। तभी डेव यहाँ पर दोबारा से माइक को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है, जिसको लेते हुए माइक डेव से ये कहने लगता है कि वैसे हम दोनों ही यहाँ पर स्टार गॉड लेवल की पावर को यूज कर रहे हैं, तो फिर हमारे इतने ज्यादा पावर को यूज करने के बाद भी इस बंदे के ऊपर ज्यादा असर क्यों नहीं हुआ, बल्कि उसका पंच ही हम दोनों के ऊपर ज्यादा भारी पड़ गया। जिसके बारे में रेड क्वीन उन दोनों को ये बताने लगती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डीमन पावर और स्पिरिट की कॉम्बैट टेक्निक्स को बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में यूज कर रहा है, जिसकी वजह से कम पावर को यूज करने के बाद भी वो तुम लोगों को बराबरी की बल्कि ज्यादा ही टक्कर दे रहा है। इसीलिए डीमन बेइदो के अंदर जितनी भी स्ट्रेंथ है वो अपना उसका 200% यूज कर पा रहा है, और जिस तरीके की टेक्निक में उसने मास्टरी हासिल की हुई है उस चीज को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। जिससे कि मैं ये बात दावे के साथ में कह सकता हूँ कि ये डीमन इन 8 हेवनली डीमंस में सबसे ज्यादा पुराना डीमन है, क्योंकि तभी तो इसकी स्ट्रेंथ इन सभी के सभी लोगों के बीच में सबसे ज्यादा है। इस बेइदो डीमन ने अपने सामने कई सारे डीमंस की जनरेशंस देख ली होंगी, इसीलिए अब तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, वरना इसका केवल एक छोटा सा अटैक तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। फिर डेव इसके बारे में रेड क्वीन से पूछने लगता है कि आकर उसने अपने किस तरीके की ब्लॉकिंग का यूज किया था, जिसकी वजह से वो मुझे काफी देर तक किसी और ही दुनिया में ले गया, क्योंकि अभी तक उसके उस अटैक का असर मेरे दिमाग से गया नहीं है। तो माइक डेव से ये कहने लगता है कि वैसे आज तुम इतनी ज्यादा बातें कैसे करने लगे हो। और फिर तभी डीमन बेइदो यहाँ पर अपनी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक को प्रिपेयर करने लगता है, जिसकी मदद से उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर दिया था, जो कि अब सीधी ही अटैक होने को आ रही होती है डेव और माइक के ऊपर। और इस टेक्निक को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है इसमें से निकलने वाले डीमंस, क्योंकि उस फॉर्मेशन में से कुछ ऐसा खतरनाक डीमन निकलता है जो कि डेव और माइक की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ब्रेक करते हुए उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच चुका था, जिससे कि अब ये दोनों ही बंदे अपनी बॉडी के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देते हैं, और फिर स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने वाले डीमंस उन दोनों के अंदर जाकर डेव और माइक की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को, उनकी यादों को सोखने लगते हैं, जिनसे बचना उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित होने लगा था, क्योंकि इन डीमंस की संख्या धीरे धीरे करके हजारों में हो जाती है। और इन डीमंस को यहाँ पर रोकने के लिए माइक यूज करने की कोशिश करता है अपने थंडर एलिमेंट को, लेकिन माइक को ये बात समझ में आती है कि वो यहाँ
पर अपने इलेक्ट्रो ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रो ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज सामने खड़े हुए प्रतिद्वंदी के ऊपर किया जाता है। लेकिन ये डीमंस तो उनके दिमाग के अंदर इल्यूजन्स को बना रहे थे, इसीलिए फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपने बाकी के एलिमेंट्स के बारे में सोचने लगता है कि हाइड्रो एलिमेंट की मदद से बाकी चीजों को तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए फिर तुरंत ही उसके दिमाग में बात ट्रिगर करती है कि उसको यूज करना चाहिए पायरो को। इसीलिए फिर वो तुरंत ही अल्टीमेट रूल ऑफ पायरो के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसकी मदद से वो अपनी किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को भी टाल सकता था। माइक के दिमाग में ये बात आती है कि पायरो को मतलब केवल यही नहीं है कि अपने दुश्मनों को केवल जलाकर फेंक दिया जाए, बल्कि इसका मतलब तो ये भी है कि वो अपनी बॉडी की गर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। तभी हम रेड क्वीन को देखते हैं जो कि डीमन बेदू के बारे में बात करने लगती है कि उसने डेव और माइक के ऊपर एक ऐसा अटैक किया है जिसकी वजह से उन दोनों के इमोशंस और उनकी एनर्जी एक साथ जुड़ चुकी है। इस डीमन ने दूसरों की मेमोरीज के ऊपर हावी होने में महारत हासिल की हुई है, क्योंकि ये अपने दुश्मनों की पुरानी जिंदगी के बारे में उनको दिखाकर उनको अंदर से कमजोर करता है और अपना एक स्पिरिचुअल अटैक भी करता है, जिसकी वजह से माइक के मॉम को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है कि अब उनके बच्चों के साथ में क्या होगा। तो रेड क्वीन बताती है कि आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं उन दोनों को ही फील कर सकती हूँ, क्योंकि माइक तो ऑलरेडी उसके इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और वो वहां पर अपने एलिमेंटल फील्ड को फैलाने की भी कोशिश कर रहा है। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि वो दोनों ही अपने बाहरी दुश्मन को मारने के बारे में छोड़कर अपने अंदर के दुश्मन को निकालने के लिए एलिमेंट ऑफ पायरो की सीक्रेट को जान चुके हैं, जिसकी केवल एक छोटी सी चिंगारी उन दोनों की बॉडी के अंदर जलने की वजह से डेव और माइक के अंदर जितने भी डीमंस उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे वो सभी के सभी एलिमेंट ऑफ पायरो की मदद से खत्म हो जाते हैं। यही एलिमेंट डीमन बेदो की उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की भी कोशिश करने लगा था, जो चीज देखकर डीमन बेदो को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो लोग फाइनली अपने एलिमेंट ऑफ पायरो की मदद से उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं, जो चीज देखकर रेड क्वीन भी काफी खुश हो जाती है। वे तभी यहाँ पर डेव माइक से यह कहने लगता है कि वैसे इसने मेरी जितनी भी पुरानी यादों को मुझे दिखाया, तो उन सभी ने मुझे इस इल्यूजन से निकलने में काफी ज्यादा मदद की है, क्योंकि मैं इस चीज को फील कर सकता हूँ कि मेरी वो मेमोरीज काफी ज्यादा वार्म थी। तो माइक भी उससे कहता है कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, मेरी यादों में मुझे मेरे मॉम डैड, अंकल लेई, ग्रैंड एल्डर, गॉडफादर, मिस डैन, लॉन्गशैन, लिu युआन और रेड क्वीन रूबी भी, और उनमें सबसे जरूरी थे वो दोनों ही, क्योंकि उन दोनों ने ही अपने अपनी यादों में एक दूसरे को सबसे ज्यादा जरूरी पाया। लेकिन अब डीमन बेदो उन दोनों से ये कहने लगता है कि बहुत अच्छे, तुम लोग इस इल्यूजन से निकलना तो बखूबी जान चुके हो, लेकिन अब तुम्हारे पास में मेरे इस मूव से बचने के लिए कौन सा तरीका है। और फिर वो यहाँ पर अपने डेमोनिक क्लाउड को इकट्ठा करते हुए एक और टेक्निक को समन करने लगता है, जिसकी वजह से फिर डीमन बेदो की बॉडी में से बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगी थी, जिससे कि फिर यहाँ पर डीमन किंग निमिता की स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट हो जाती है, जो कि अभी तक के 8 हेवनली डीमंस में से सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी बॉडी से निकलने वाली वेव्स तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, नॉर्मल पीपल्स के लिए उनको होल्ड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसको देखकर रेड क्वीन तुरंत ही बता देती है कि अब ये यहाँ पर यूज करने वाला है मून गॉड लेवल की पावर को, जिसका सामना करते हुए डेव और माइक तुरंत ही उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी चले जाते हैं। लेकिन ये चीज उतनी भी आसान नहीं थी जितना कि इन लोगों ने सोच कर रखा था, क्योंकि डीमन किंग निमिता की स्पिरिचुअल बॉडी से कुछ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स निकल रही थी कि वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक को समन कर लेती हैं, जिसका केवल एक ही अटैक डेव और माइक के ऊपर होने की वजह से वो दोनों एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हैं, जिसके अंदर से निकल पाना उन लोगों के करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं था। ग्रैंड एल्डर ये कहने लगते हैं कि ये तो मून गॉड की पावर है और डेव और माइक अभी केवल स्टार गॉड लेवल तक ही पहुंचे थे, इसलिए उन दोनों के लिए इसको ब्रेक करना तो नामुमकिन साबित होगा। डेव और माइक बहुत ही बुरी तरीके से उसके अंदर फंस चुके थे और उसी वक्त ये डीमन किंग निमिता अपने एक और अटैक को समन करता है ताकि वो इससे इन दोनों को ही खत्म कर सके। इसको देखकर माइक भी ये कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग कभी भी इसको डॉज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो डेव से कहता है कि हम लोगों को यहाँ से पीएलएस स्पेस में चले जाना चाहिए। लेकिन अब तो उन दोनों का वो पीएलएस स्पेस भी काम नहीं कर रहा था, तो माइक डेव से ये कहने लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों ही आज यहाँ पर एक साथ ही मारे जाएंगे। तो तभी डेव से ये कहने लगता है कि वैसे आज तक हम लोग इसका कल्टीवेशन करते आए थे कि पीएलएस बीट ने अपने आप को दो लोगों की जिंदगियों में बांटा है, लेकिन समय देखो ये दोनों ही बंदे एक साथ अपनी जान देने वाले हैं और फिर ये दोनों ही इस मून गॉड लेवल के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर क्लैशिंग दिखाई जाती है, जिसको यहाँ पर मौजूद हर एक बंदा देखने लगा था कि अब आखिर इसका नतीजा क्या होगा, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। साथ ही हमारे
न्यू सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को देखना भी मत भूलना।